तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऊर्जा के अपारंपरिक या गैर परंपरागत स्रोत कौन कौन से हैं। तो मैंने समझो कि अपारंपरिक स्रोत एक होता है परंपरा से जो शुरू से चलते आ रहा है, जैसे कोयला लकड़ी से हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और दूसरा होता है गैर परंपरागत। तो गैर परंपरागत स्रोत कौन कौन से हैं, अब भारत में इसकी संभावना की चर्चा करें तो स्रोत के बारे में पर हम जानेंगे। आंसर इसका कि ऊर्जा के अपारंपरिक स्रोत सूर्य, पवन, ज्वार और लहरें, भूताप और जैविक उत्पाद है। इससे प्राप्त ऊर्जा को क्रमशः सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय और तरंग ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और जैव ऊर्जा कहते हैं। ये सभी ऊर्जा के सतत पोषणीय स्रोत है। सतत का मतलब होता है कंटिन्यू चलने वाली, और ये कभी खत्म नहीं हो सकते हैं और इसका नवीकरण होता रहता है। ये ऊर्जा स्रोत समान रूप से वितरित तथा पर्यावरण अनुकूलन है। इन स्रोतों का आरंभिक लागत अधिक होता है, किंतु इसके बावजूद ये अधिक टिकाऊ, पारिस्थितिक अनुकूलन तथा सस्ती ऊर्जा उपलब्ध कराते हैं। फिर से समझेंगे, ऊर्जा के दो प्रकार के स्रोत होते हैं बच्चे। एक होता है परंपरागत। परंपरागत स्रोत उसे कहते हैं कि हमारे पुरखों ने जिस ऊर्जा का उपयोग किया, जैसे लकड़ी का उपयोग किया, कोयले का उपयोग किया और उससे खाना पीना बनाते थे। आज के ज़माने में चूँकि लकड़ी भी घटते जा रहा है, कोयला भी घटते जा रहा है, तो उस स्थिति में उसका विकल्प टूटा गया। तो विकल्प स्वरूप हमने क्या क्या ढूंढ लिया जी, तो सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा से देखते हो कि सोलर प्लेट के थ्रू भी एकदम समझे कि हम लोग सोलर कुकर का इस्तेमाल करके खाना बना रहे हैं, या सौर ऊर्जा से एनर्जी इस्तेमाल करते हैं हम लोग। पवन ऊर्जा है, ज्वार ऊर्जा है, लहरें हैं, भूतापी है, जैविक उत्पाद है। इस सब को सब गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत के नाम से जानते हैं, और ये कभी भी ख़त्म होने वाले नहीं। सूर्य के प्रकाश कभी ख़त्म नहीं हो सकता है। ये हवा, पानी से लेकर ये सभी खत्म होने वाली नहीं है। तो जो ख़त्म नहीं होने वाली है उसका उपयोग जब हम ऊर्जा के रूप में करते हैं तो उसे ही हम गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के नाम से जानते हैं। भारत में ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत विपुल है, मतलब बहुत सारे हैं, इसका भंडार ही है और इसका भविष्य उज्ज्वल है। ऊर्जा विशेषज्ञों के अनुसार भारत में ऊर्जा के इन स्रोतों की अनुमानित उत्पादन क्षमता 93,000 मेगावाट है। इसमें से कुछ का ही भारत में उपयोग होता है, अर्थात इतना ज़्यादा हमारे पास ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत है कि उसका इस्तेमाल आज के डेट में हम लोग बहुत कम कर पाते हैं। अर्थात सब के सब हमारे पास स्टॉक के रूप में है। क्या क्या है, किसकी किसकी संभावना है, एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं हम लोग। तो इसमें से सबसे पहले सौर ऊर्जा। कहता है उष्ण कटिबंध में स्थित होने के कारण भारत में सौर ऊर्जा की उत्पादन क्षमता और उपयोगिता की अधिक संभावना है। यहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 20 मेगावाट प्रति वर्ष सौर ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है। मतलब हमारे यहाँ उष्णकटिबंधीय स्थिति है, जिसकी वजह से सूर्य के प्रकाश इतनी प्रचुर मात्रा में होती है बच्चे कि 1 किलोमीटर में 20 मेगावाट ऊर्जा हम लोग प्रति वर्ष उत्पादन कर सकते हैं। देश के विभिन्न भागों में और सौर ऊर्जा बहुत लोकप्रिय हो रही है। इसका उपयोग खाना बनाने, पंप द्वारा जल निकालने, पानी को गर्म करने तथा रोशनी के लिए किया जा रहा है। भारत में सबसे बड़ा और संयंत्र भूज माने गुजरात में है। माने सबसे बड़ा इसका सूर्य ऊर्जा का जो संयंत्र बना है, कहाँ पे बना है, गुजरात में लगाया गया है। राजस्थान के थार मरुस्थल में इसके विकास की अधिक संभावना है। अर्थात जहाँ पे, सीधी सीधी बात है, समझ लो बच्चे, कि जहाँ पे समझो कि सूरज का प्रकाश ज़्यादा मिलेगा, सौर ऊर्जा ज़्यादा होगा, टेम्परेचर सूर्य का ज़्यादा होगा, वहाँ पे सोलर प्लेट का इस्तेमाल करके हम लोग खाना भी बना सकते हैं। और सौर ऊर्जा को समझो कि बैटरी में हम लोग संचित कर लेते हैं, और बैटरी में जो संचित करते हैं रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। उसी रासायनिक ऊर्जा को फिर से हम विद्युत ऊर्जा के रूप में बदल कर अपने घरों में इलेक्ट्रोड्स वगैरह से पानी भी गर्म करते हैं, बिजली का भी उत्पादन कर लेते हैं, और चाहे तो हम उससे मोटर वगैरह भी चला सकते हैं। तो ये सभी हम काम करते हैं। अब हम पढ़ेंगे पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा पे ध्यान देंगे। यहाँ पर ये रहा पवन ऊर्जा। भारत में लगभग 13,000 मेगावाट पवन ऊर्जा की उत्पादन क्षमता है। देश में लगभग 90 स्थानों की पहचान पवन ऊर्जा केंद्र के रूप में की गई है। यह स्थान गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और लक्षद्वीप में स्थित है। गुजरात के कच्छ में लांबा का पवन ऊर्जा एशिया का सबसे बड़ा संयंत्र है। पवन ऊर्जा बच्चे, यदि तुम जाओगे कभी पहाड़ी क्षेत्रों में या खुले क्षेत्रों में जहाँ हवाएं काफ़ी तेज़ी से चलती हैं, तुम देखोगे कि खेतों में कई जगह तुम्हें मिलेगा कि बड़े बड़े पंखे लगे हुए हैं। अब वो पंखे हम लोगों को, जिसको पता नहीं है ना, उसको लगता है कि अरे ये पागल है क्या जो खेत में पंखा लगा रखा है। दरअसल वो खेत का पंखा नहीं है,
वो पंखा जब चलता है, पवन का जैसे प्रेशर बढ़ता है वो पंखे की स्पीड बढ़ती है। अब बढ़ती है तो उसका नीचे पाइप एक लगा हुआ रहता है, जिसे टरबाइन के थ्रू समझो कि वहाँ विद्युत का उत्पादन किया जाता है। और उस विद्युत का उत्पादन करके हम उसको एनर्जी के रूप में, सोलर प्लेट के रूप, सोलर नहीं बल्कि बिजली के रूप में समझो कि पानी गर्म करने के लिए, मोटर चलाने के लिए, मतलब कि विद्युत के उत्पादन में हम उसका इस्तेमाल करते रहते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं ज्वारीय ऊर्जा। भारत के पश्चिमी तट पर ज्वारीय ऊर्जा पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक से पढ़ेंगे कि भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर इसके विकास की संभावनाएं अधिक है। कच्छ और खंभात की खाड़ियों में जहां ऊंचे ज्वार उठते हैं, ज्वारीय ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है। ज्वारीय ऊर्जा जानने के पहले हम जानेंगे कि ज्वार क्या है। तो ध्यान से समझो, समुद्र के पानी का ऊपर उठना ज्वार कहलाता है और नीचे गिरना भाटा कहलाता है। तो जब समुद्र का पानी ऊपर उठ जाता है तो ऊपर उठने के बाद से जब वो नीचे की तरफ गिरने लगता है तो उसी समय वहाँ पे टरबाइन वगैरह सेट करके वहाँ ऐसा इस्तेमाल कर दिया जाता है कि उससे समझो कि एनर्जी निकलना शुरू हो जाए। तो इसका भी उपयोग हम लोग करते हैं। और ये जब भी होगा तो या तो माने खंबात की खाड़ी समुद्री हिस्से में ही, माने खाड़ी वगैरह जो है या समुद्र वगैरह है उसी क्षेत्र में इसका होगा इस्तेमाल। आगे कहता है भूतापीय ऊर्जा। ये दो प्रकार के शब्दों से मिला है, भू प्लस तापीय। भू मन क्या होता है? भूमि, पृथ्वी होता है, ठीक है ना। तो कहता है कि भारत में गर्म जल के अनेक झरने हैं जिससे विद्युत उत्पन्न कर फ्रिज आदि चलाए जा सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण गर्म झरना से यह भूतापीय ऊर्जा उत्पन्न करने का प्रयास चल रहा है। दरअसल समझो कि भूतापीय, भू मन होता है पृथ्वी और तापीय मन ताप, ऊर्जा। हम देखते हैं कि हमारे यहाँ जहाँ सामान्य जगह है वहाँ पर भी अभी ठंडी के दिनों में देखो कि कल जो होता है, हैंड पंप्स वगैरह जो होते हैं उसके नीचे से जब पानी निकलता है तो गर्म पानी निकलता है। कुछ ऐसे कुंड होते हैं जहाँ पे तुम जाओगे तो वहाँ से जो जल निकलता है वो गर्म जल ही निकलता है। और उनका उपयोग जब भूताप के रूप में, ऊर्जा के रूप में किया जाता है तो उसे हम भूतापीय ऊर्जा के नाम से जानते हैं। अगला इसमें से जैव ऊर्जा कह रहा है कि गन्ना की, इसमें से देख लो, गन्ना की खोई, धान की भूसी, खेती के कूड़े कचड़े, झाड़ झंखाड़, मानव और पशु मल मूत्र से बायोगैस पैदा की जा सकती है। भारत में बहुत सारे गांव में बायोगैस के उत्पादन किया गया है। जैव गैस क्या है बच्चे? जितने भी माने जीव जंतु है सड़ गल जाते हैं, उनके जो भी चीज़ें होती है, जैसे गन्ने के से खोई हुआ, धान की भूसी हुआ, खेती के कूड़ा कचड़ा, ये सब मिलकर जो जलते हैं, माने गलते हैं, सड़ जाते हैं। सड़ने के बाद उसे एक संयंत्र बनाकर उसमें इकट्ठा कर लिया जाता है। इकट्ठा करके उसमें से जो गैस निकलता है उसका उपयोग जब हम ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो उसे हम जैव ऊर्जा के नाम से जानते हैं। इस तरीके से समझो कि हमारा ये प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट, ये अब अंतिम प्रश्न ही चल रहे हैं सब ज्योग्राफी के, यही तो मेरे ये क्वेश्चन है कि ऊर्जा के अपारंपरिक या परंपरागत स्रोत क्या है। तो हम बता देंगे कि वैसे स्रोत जो परंपरा में इस्तेमाल ना करके नए तरीके से हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं उसे ही गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के नाम से जानते हैं। और इसमें कौन कौन आते हैं तो बता सकते हैं, सौर ऊर्जा माने सूर्य की ऊर्जा का प्रयोग, पवन ऊर्जा के बाद ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और जैव ऊर्जा। बायोगैस वगैरह का इस्तेमाल जो हमारे गांव में देखना है, कोई इलेक्ट्रिक की तरह हौदी बना देता है, उसमें गोबर डाल देते हैं, उसमें से इस्तेमाल करते हैं, वो सब जैव ऊर्जा के उदाहरण है। इस तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट हुआ बच्चों। यदि इसके बाद भी यदि तुम्हें इसमें से किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो तुम पूछ सकते हो, मुझे कॉल करो, या अगर समझ लेते हो तो ठीक है, नहीं समझ पाते हो तो कॉल करके पूछो,